गुड आफ्टरनून एंड वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था व्हाट वेर द ड्यूटीज ऑफ अ बेली। आज हम लोग पढ़ेंगे राइट्स क्या है बेलीज के पास, क्या क्या राइट बेली के पास है। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब ना किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस मिले आगे भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्या है, व्हाट आर द राइट्स ऑफ अ बेली। बेली के पास क्या क्या राइट आ सकता है। द राइट्स ऑफ अ बेली आर एज फॉलोज। बेली इज राइट ऑफ लियन। अब लियन क्या है ये पहला हेडिंग में मैं आपको समझा दूंगा। अब बेलीज राइट ऑफ लियन का दो ठो पार्ट है, that are particular lien, that is defined in section 170 of the Contract Act, and general lien, that is defined in 171 of the Contract Act. सेकेंड आता है right to sue the wrongdoer. थर्ड आता है bailey's right where bailer not entitled to make bailment. अब हम लोग ये तीनों पॉइंट जो है ये 1, 2, 3 और ये दोनों केस भी, ये दोनों सब हम ये पांचों चीज अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो पहला आता है बेलीज राइट ऑफ लियन। लियन क्या होता है? लियन मीन्स राइट टू रिटर्न अ प्रॉपर्टी। सिंपल मीनिंग है किसी भी प्रॉपर्टी को रिटर्न, मतलब कि अपने पास रखना किसी और को नहीं देना, यही होता है लियन। और गुड्स until some changes due upon it or services rendered for its improvement are paid। तब तक कि जब तक कि जो भी कोई चेंजेस अगर आया या फिर सर्विसेज कोई रेंडर्ड हुआ उसके इम्प्रूवमेंट के लिए, उस प्रॉपर्टी की या फिर उस गुड्स के सर्टेन गुड्स के इम्प्रूवमेंट के लिए, और वो पेड होता है तब तक के लिए। इट इज सिंपली अ राइट टू रिटेन द थिंग एंड डज नॉट गिव एनी राइट ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ ओनरशिप। मतलब ये सिर्फ आपको सिर्फ रिटेन करने देगा, मतलब कि आपको अपने पास रखने के लिए देगा, आपको ओनरशिप नहीं देगा, एनी राइट ऑफ प्रॉपर्टी नहीं देगा। मान लीजिए कि आपको प्रॉपर्टी रिटेन कर दिया, पर इसका ये मतलब नहीं है कि वो प्रॉपर्टी आपके नाम हो गया, ओनरशिप आपको नहीं मिलेगा। इफ द बेली हैज टेंडर्ड एनी सर्विसेज बाय एक्सरसाइज ऑफ राइट टू रिटेन द गुड्स अंटिल ही गेट्स रेन्यूमरेशन फॉर द सर्विसेज रेंडर्ड। अब लियंस के दो टाइप्स हैं, पार्टिकुलर लियन एंड जनरल लियन। तो पार्टिकुलर लियन क्या होता है हम लोग जानते हैं। अब पर्टिकुलर लियन इज अ लियन ऑफ बेली इन रेस्पेक्ट, ये एक बेली के लिए एक लियन है, बेली के लिए एक राइट है टू रिटेन द गुड्स इन रेस्पेक्ट ऑफ गुड्स बेल्ड, जो भी गुड्स को बेल किया गया है, फॉर विच ही हैज टेंडर्ड एनी सर्विस बाय द एक्सरसाइज ऑफ हिज लेबर और स्किल। मतलब टेंडर किया गया है बाय एनी सर्विस, कोई भी सर्विस को एक्सरसाइज किया गया है अपने लेबर से या स्किल से। इट डज नॉट गिव हिम राइट टू रिटेन गुड्स फॉर जनरल बैलेंस ऑफ अकाउंट। जनरल बैलेंस ऑफ अकाउंट के लिए राइट टू रिटेन गुड्स नहीं दिया, मतलब कि अपने पास रखने के लिए नहीं दिया जाता जनरली। ये या फिर और अदर क्लेम्स ओनली दैट गुड्स कैन बी रिटेन इन रिस्पेक्ट ऑफ विच द बेली हैज टेंडर्ड। मतलब कि उसी गुड्स को रिटेन किया जा सकता है, बेली रिटेन कर सकता है जिस गुड्स का बेली हैज टेंडर्ड सर्विस। सेक्शन 170 प्रोवाइड्स वेयर द बेली हैज इन अकॉर्डेंस विद द पर्पस ऑफ द बेलमेंट, बेलमेंट के पर्पस से रेंडर्ड एनी सर्विस इन्वॉल्विंग द एक्सरसाइज, रेंडर किया है कोई भी सर्विस इन्वॉल्विंग द एक्सरसाइज ऑफ लेबर और स्किल, लेबर और स्किल में जिसका इन दोनों का काम आया है, इन रेस्पेक्ट ऑफ द गुड्स बेल्ड ही हैज द एब्सेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट टू द कॉन्ट्रारी अ राइट टू रिटेन, उसके पास एक राइट आ जाता है टू रिटेन सच गुड्स अंटिल, जब तक कि वो कोई ड्यू रिसीव नहीं करता एज अ रिन्यूमरेशन फॉर द सर्विसेज ही हैज रेंडर्ड इन रेस्पेक्ट ऑफ देम। अब हम लोग आते हैं टू केस लॉ। केस लॉ मैंने आपको लिख दिया, आप चाहो तो केस लॉ आप नोट डाउन कर सकते हो। दैट इज ह्यूटन वर्सेस कार मेंटेनेंस को। क्या होता है इन दिस केस द प्लेंटिफ मेंटेन्ड द कार ऑफ द डिफेंडेंट। इसमें प्लेंटिफ इसमें कौन था?
देखिए, द प्लेंटिफ मेंटेन्ड द कार ऑफ द डिफेंडेंट, डिफेंडेंट इसमें हटॉन है और प्लेंटिफ है कार मेंटेनेंस को। तो कार मेंटेनेंस ने अपना काम किया। सम मेंटेनेंस एक्सपेंसेस हैविंग बिकम ड्यू, कुछ एक्सपेंसेस जो था मेंटेनेंस का एक्सपेंस वो ड्यू रह गया, पेमेंट नहीं किया ह्यूटन ने। द प्लेंटिफ कंपनी टुक द कार इनटू इट्स पोजीशन, तो जो कार मेंटेनेंस है उन लोग का तो ड्यू रह गया, तो उसने गाड़ी अपने कब्जे में ले लिया, सीज कर लिया गाड़ी को। एंड क्लेम लियन फॉर द एक्सपेंसेस, और लियन को क्लेम किया कि हम रिटर्न करके रखे हैं तो सर्विसेज रेंडर्ड हुआ है, क्योंकि तुम्हारा ड्यू रह गया है तो तुम अपना पैसा चुका दो। द कोर्ट हाउएवर रिजेक्टेड इट्स क्लेम, ठीक है, कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया। क्यों? व्हाट डेटेड वाज सिंपली टू मेंटेन द कार, इसका मतलब कि कार मेंटेनेंस का एक ही काम था कि कार को मेंटेन रखना, एंड नॉट टू इम्प्रूव इट, इम्प्रूव करने का काम तो कार मेंटेनेंस को तो दिया नहीं गया था, उसको सिर्फ मेंटेन करने के लिए दिया गया था, वो इम्प्रूव करने चला गया था, इसलिए उसको कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया उस केस को। अब हम लोग आते हैं दैट इज जनरल लियन क्या होता है। अ जनरल लियन एज डिस्टिंक्ट फ्रॉम पर्टिकुलर लियन मीन्स दैट द बेली हैज अ राइट टू रिटर्न गुड्स बेल टू देम, मतलब बेली को जो गुड्स दिया जा रहा है बेलमेंट में, बेलमेंट एज अ कॉन्ट्रैक्ट मेंटर करके, तो उसके पास राइट टू रिटर्न गुड्स है बेल टू देम एज अ सिक्योरिटी फॉर अ जनरल बैलेंस ऑफ अकाउंट्स। Section 171 which deals with the general lien of bailies provides, Section 171 provide करता है bankers, factor, what finger, attorneys of a high court and policy brokers may in the absence of a contract to the contrary retain as a security for a general balance। मतलब ये सब लोग जो है, ये जो भी प्रॉपर्टीज, जो भी गुड्स लिया गया बेलमेंट में बेल किया गया है उसको रिटेन कर सकते हैं, अपने पास रख सकते हैं एज ए सिक्योरिटी डिपॉजिट। जैसे कि आप लोग अगर किसी स्कूल में एडमिशन लेते हो तो सिक्योरिटी डिपॉजिट आप लोग देते हो, कुछ अमाउंट देते हो एज ए सिक्योरिटी मनी, सिक्योरिटी डिपॉजिट देते हो आप फॉर अ जनरल बैलेंस ऑफ अकाउंट एनी गुड्स बेल टू देम बट नो अदर, मतलब अगर वो सब गुड्स को कुछ खराब हो जाता है तो सिक्योरिटी मनी से काट लिया जाता है। बट नो अदर पर्सन हैव अ राइट टू रिटेन, पर कोई और दूसरा पर्सन के पास कोई राइट टू रिटेन नहीं एज अ सिक्योरिटी फॉर विच बैलेंस गुड्स बेल्ड टू देम अनलेस देयर इज एन एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट टू दैट इफेक्ट। यहाँ पे अगर तब तक इफेक्ट नहीं है जब तक यहाँ कोई एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, दोनों एक्सप्रेसली कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया है और वो इफेक्ट नहीं किया है तब तक। अब हम लोग आते हैं अब राइट टू स्यू द रॉन्ग डूअर। Section 180 confers right on the bailey to sue wrongdoer. It provides if a third person wrongfully deprives the bailey of the use or possession of goods bailed, मतलब बेली को गुड्स मिला, बेलर ने गुड्स दिया बेली को मिला और कोई एक थर्ड पर्सन आके उसका पोजीशन का गलत फायदा उठाया और डज देम या फिर उस गुड्स का कुछ इंजरी किया, द बेली इज इंटाइटल्ड टू यूज सच रेमेडीज एज द ओनर माइट हैव यूज्ड इन द लाइक केसेस, मतलब जैसे कि ओनर अपना गुड्स के साथ जैसे काम कर सकता है वैसे राइट रहेगा बेली के पास कि स्यू कर सकता है रॉन्ग डूअर को। रॉन्ग डूअर इसमें कौन आता है? थर्ड पर्सन आता है, ठीक है। एंड ईदर द बेलर और द बेली में ब्रिंग अ सूट, या तो बेलर या तो बेली में ब्रिंग अ सूट अगेंस्ट अ थर्ड पर्सन फॉर सच डिप्रीवेशन और इंजरी, क्योंकि थर्ड पर्सन ने आके वो सर्टेन गुड्स या पोजीशन ऑफ गुड्स जो भी बेली के पास था उसको इंजोर कर दिया है, उसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश किया रॉन्गफुली, इसलिए वो रॉन्ग डूअर उसको कहलाया जाता है। एज रिगार्ड्स रिलीफ और कंपेंसेशन obtained by such suits, एज रिगार्ड्स रिलीफ या कंपेंसेशन जो भी ऑब्टेन होता है सच सूट में, सेक्शन 181 प्रोवाइड्स दैट whatever is obtained by way of relief or compensation in any such suit shall as between the bailor and the bailey be dealt with according to their respective interest।
उन दोनों बेलर और बेली के बीच में जो भी इंटरेस्ट रहेगा उसके हिसाब से कॉम्पेंसेशन जो भी रहेगा वो बंटवारा मतलब डिवाइड हो जाएगा. बट द रेमेडी प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 180 शैल बी अवेलेबल ओनली व्हेन द बेली हैज बीन wrongfully deprived. और ये रेमेडी जो है तभी प्रोवाइड किया जाएगा अंडर सेक्शन 180 जब बेली को फंसाया जा रहा है, मतलब कि बेली हैज बीन wrongfully deprived ऑफ द गुड्स बेल्ड. जो भी उसको गुड्स दिया था और कोई थर्ड पार्टी आके उसको या फिर थर्ड पर्सन आके wrongfully डिप्राइव करता है बेली को यूज ऑफ. जैसे कि फर्स्ट पैरा में मैंने आपको बताया था सेकेंड लाइन, it provides if a third person wrongfully deprives the bailee of the use or possession of goods bailed or does them an injury, the bailee is entitled to use such remedies as the owner might have used in the like case if no bailment had been made. ऐसे ही इसमें if the deprivation is not wrongful, section 180 अगर deprivation जो है जो थर्ड पर्सन आके जो wrong डिप्राइव किया बेली को, अगर वो रॉन्गफुल एक्ट नहीं है तो सेक्शन 180 अप्लाई नहीं होगा. अब हम लोग आते हैं लास्ट राइट है बेली का. बेली इज राइट वेयर बेलर नॉट इंटाइटल्ड टू मेक बेलमेंट. अकॉर्डिंग टू सेक्शन 164 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, द बेलर इज रिस्पॉन्सिबल टू द बेली फॉर एनी लॉस. बेलर जो रिस्पॉन्सिबल है बेली के लिए अगर कोई लॉस विच द बेली में सस्टेन बाय रीजन दैट द बेलर वॉज नॉट इंटाइटल्ड टू मेक बेलमेंट और टू रिसीव बैक द गुड्स और टू गिव डायरेक्शन रेस्पेक्टिंग देम. मतलब बेलर रिस्पॉन्सिबल ठहराया जाएगा, बेलर जो गुड्स देता है वो रिस्पॉन्सिबल ठहराया जाएगा अगर बेली अगर कोई डैमेज सस्टेन करता है या किसी कारण बेलर जो है वो इंटाइटल नहीं था बेलमेंट में एंटर करने के लिए, बेलमेंट वाला कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए अगर किसी कारण बेलर इंटाइटल नहीं था और टू रिसीव बैक द गुड्स, या फिर उसको गुड्स मिलना नहीं चाहिए था वापस, या फिर उसके पास कोई राइट नहीं था बेलर के पास कि वो रिएक्शन दे रेस्पेक्टिंग द गुड्स, तब बेली इज राइट वेयर बेलर नॉट एंटाइटल्ड टू मेक बेलमेंट. मतलब हुआ कि बेलर जहाँ जिस केस में बेलर के पास बेली के पास ये भी राइट है कि वो अगर कोई लॉस होता है, मतलब जैसे कि बेलर अगर किसी बेलमेंट में एंटाइटल नहीं है एंटर करने के लिए तब भी वो एंटर करता है तो बेली के पास राइट है कि उसको स्यू कर सके. तो आज का क्लास मैं यहीं तक रखूँगा तब तक के लिए. और अगर आपको समझ में आ जाए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए. आप ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए शेयर, ताकि और भी लोगों को जिन लोगों को दिक्कत हो रही है ये सब वीडियोस में कुछ आसानी से समझ में आ जाए. और अगर कोई डाउट आता है, क्वेरीज आता है तो कमेंट सेक्शन में आप प्लीज़ बोलिए. तब तक के लिए स्टे सेफ एंड स्टे एट होम. थैंक यू.